हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डियर, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर एंड स्कोप को लेकर। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे आई बटन पे भी आपको दिख जाए, तो वहां पे जाके आप फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ नहीं आया तो आपको ये लेक्चर भी इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक सीरीज बन रही है ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी पूरी प्लेलिस्ट की, जिस तरह हमारी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बनी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बनी है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी तरह और भी लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपको कोई भी मुझसे डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे ही रहा है, तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बहुत सारे लीगल अपडेट्स भी डालती रहती हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के पहले हम नेचर के बारे में बात करें तो देखिए, जब हमने लेक्चर नंबर 1 किया था तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ लॉ, या कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर जो लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये लॉ जो है ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है। हमारी कंट्री में किसी एक ऑफेंस को लेकर वो लॉ डिफरेंट हो सकता है, और किसी दूसरी कंट्री में वो और भी लॉ हो सकता है उसको लेकर। मतलब कि हर एक जगह पर लॉ जो है वो डिफरेंट है, और हर कंट्री में जो लोग हैं उनका अपनी कंट्री के हिसाब से ही लॉ को लेकर मीनिंग है। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं लॉ के। अब जहां पर डिफरेंट मीनिंग्स है, इसके साथ साथ ही आप ये भी देखिए कि अलग अलग कंट्रीज हैं। हर कंट्री में लॉ की जो डेवलपमेंट है, लॉ की जो ग्रोथ हुई है, वो अलग ही तरीकों से हुई है, अलग ही कंडीशंस है। हमारे इंडिया में कौन सा लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से ग्रो हुआ है, वो अलग है। वहीं वो सेम लॉ किसी और कंट्री में किस तरीके से डेवलप हुआ है वो भी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखिए कि जो थ्योरी ऑफ लॉ है, यानी कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो कितना ज्यादा वास्ट होगा। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मीनिंग्स ही होंगे यहाँ पर ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही थ्योरी ऑफ लॉ है। लॉ का मीनिंग अगर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इसके साथ ही ज्यूरिस्प्रूडेंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, डिफर कर सकती है। सेकेंड हम बात करें तो इन्हीं वजहों से हमारे लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है। हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा ही कि बहुत सारे ज्यूरिस्ट जो हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी की भी डेफिनेशन जो है वो परफेक्ट वाली डेफिनेशन नहीं आ सकी। वो क्यों नहीं आ सकी? वो इसी वजह से नहीं आ सकी क्योंकि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, ये कोई एक कॉडिफाइड सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, तो ये कॉडिफाइड सब्जेक्ट है, जो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया बस वो ही है, इससे ज्यादा इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, मोस्टली जो लॉज होते हैं वो कॉडिफाइड होते हैं, लेकिन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये एक स्टडी है, ये कोडिफाइड सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज कितनी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, इतनी ज्यादा बाउंड्रीज बढ़ जाती हैं, तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इसके यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन ऑल हेड रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन। ठीक है, इसके आगे हम बात करें तो आगे क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये चेंज होता रहता है, क्योंकि हर कंट्री में विद टाइम लॉ चेंज होगा। ठीक है, तो अगर लॉ चेंज होगा, उसकी थ्योरी भी चेंज हो रही है, उसकी नॉलेज भी चेंज हो रही है, एंड थ्योरी और नॉलेज चेंज हो रही है, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर ही तो पड़ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ लॉ को ही तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि
अब यहाँ पर कंट्रीज जो हैं, यहाँ पर उनके बीच में जो लॉ है वो अलग ही तरीके से डेवलप हो रहा है। उनकी उस लॉ की कोई बाउंड्रीज नहीं है, इस नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। ये हमेशा ही ग्रोइंग सब्जेक्ट है, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है विद टाइम, जैसे लॉ चेंज होगा वैसे वैसे ही, ठीक है। तो और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ना ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये डिफरेंट है सोशल साइंस से, सोशल साइंस से डिफरेंट है। हाँ, हम इसमें भी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, एक मैन का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, क्या बिहेवियर है और कैसा होना चाहिए, इस बारे में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट को हम सोशल साइंस नहीं कह सकते। अगला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो सब्जेक्ट है वो अनकॉडिफाइड है, इसको हमने इंडियन पिनल कोड या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह कुछ कॉडिफाइड वगैरह नहीं बनाया हुआ, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, अनकॉडिफाइड सब्जेक्ट है, ग्रोइंग सब्जेक्ट है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके नेचर में एक बात ये लिख सकते हैं, जो बात बोली जस्टिस पीबी मुखर्जी ने। अब इन्होंने जो भी बात बोली है ना ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, उस बात को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में भी लिख सकते हैं और उस बात को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के नेचर में भी लिख सकते हैं। तो डियर, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स भी चाहिए होंगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो आपको जो भी नोट्स चाहिए ना, यहाँ पर मैंने बिल्कुल ब्रीफ लिखा है ताकि मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता सकूं, ठीक है। तो आपको जो नोट्स चाहिए ना, वो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आपको अवेलेबल है, आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं नोट्स के बारे में। नोट्स आर पेड नोट्स आर अवेलेबल देयर, ठीक है। तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं एंड वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स बने, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो ये बात तो हम उसके नेचर में भी पढ़ चुके हैं और अब हम इसके स्कोप में भी आपको बता रहे हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये एक अनकॉडिफाइड सब्जेक्ट है, ठीक है, अनकॉडिफाइड है और ग्रोइंग सब्जेक्ट है। तो इन्हीं वजह से ये जो सब्जेक्ट है ना, इसकी स्कोप बहुत वाइड है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी स्कोप में, ठीक है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये लॉ के साइंटिफिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ ही ये जो सब्जेक्ट है, ये एक सोसाइटी में कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से बेसिक आइडियाज होते हैं जिसके ऊपर एक सोसाइटी बेस्ड होती है, उनके बारे में हमें बताता है, उन चीजों के ऊपर हमें ये लाइट थ्रो करता है, ठीक है। इसके साथ ही हम इसके स्कोप में लिख सकते हैं कि जस्टिस पीबी मुखर्जी ने जो कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। भाई, अब जो जस्टिस पीबी मुखर्जी ने कहा है ना ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, वो हम इसकी नेचर में भी रख सकते हैं, वो हम इसके स्कोप में दोनों में लिख सकते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कहा जो दोनों चीजों में रख सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। चलिए, जस्टिस पीबी मुखर्जी ने ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में जो कहा, उसमें से 3 मेन बातें निकलती हैं इसके नेचर एंड स्कोप को लेकर। सबसे पहली बात तो ये कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल आइडियाज आते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मैन को स्टडी करता है कि उसका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, उसका क्या बिहेवियर है और कैसा बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। मतलब आइडियल बिहेवियर क्या होना चाहिए और कैसा बिहेवियर है, दोनों के बारे में स्टडी करता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि कौन से रूल्स, कौन से लॉज अभी हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनको ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता कि हम इसमें नए रूल्स को डिस्कवर कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। आज का लेक्चर ये छोटा सा ही था, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। स्टे हैप्पी एंड स्टे कॉन्फिडेंट।